आसपास है तो फिर अगर आप भी हर महीने केएफसी डोमिनोज में जाके दोस्तों के साथ खाना या पीवीआर आइनॉक्स जैसे मल्टीप्लेक्स में जाके मूवी देखना कम करके एटलीस्ट ₹500 पर मंथ सेव कर सकते हो, तो उसी पैसों से एक दिन आप भी करोड़पति बन सकते हो। सुनने में मजाक लग रहा है? क्या आप जानना चाहोगे कैसे? शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके। लेकिन यार, मैंने तो सुना है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जुआ खेलने के बराबर होता है। कितने लोगों का कितना पैसा डूब जाता है। नहीं भाई, मेरे लिए तो बैंक ही ठीक है। वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर इंसान वॉरेन बफेट, जिन्हें द विज़र्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के नाम से जाना जाता है, वो जिसे अपना गुरु मानते हैं, वो है बेंजामिन ग्राहम। और बेंजामिन ग्राहम का लिखा हुआ बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने से पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था। और अगर आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर्स में से एक हो, तो मुझे यकीन है आपको मुझ पे इतना तो भरोसा जरूर होगा कि मैं कभी भी आपको कोई जुआ खेलने का सलाह नहीं दूंगा। मैक्सिमम लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें रिस्क होता है। कैसे उसी रिस्क को हम चाहे तो ऑलमोस्ट जीरो कर सकते हैं, और शेयर मार्केट के बारे में ऑलमोस्ट जीरो नॉलेज होने के बावजूद भी कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़पति बना जा सकता है, वही आज मैं आपके साथ इस वीडियो में प्रूफ के साथ शेयर करने वाला हूँ। अब रही बात बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने की, तो क्या आपको ये चीज मालूम है, आप जो पैसे बैंक में अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कर रहे हो, उस पैसे की मदद से बैंक तो दिन ब दिन अमीर बनता जा रहा है, लेकिन आप एक्चुअल में गरीब बनते जा रहे हो। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट है ऑन एन एवरेज 6%। मतलब आज आप जितना चीज 100 रुपीज में खरीद पा रहे हो, वही सेम अमाउंट ऑफ चीज अगले साल खरीदने के लिए आपको 106 रुपीज चाहिए होगा। लेकिन बैंक में सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है? 4%। मतलब आज अगर आप बैंक में 100 रुपीज जमा करते हो, तो एक साल बाद आपको बैंक से 104 रुपीज वापस मिलेगा। लेकिन एक साल पहले जब आपने बैंक में 100 रुपीज जमा किए थे, तब आप उस 100 रुपीज से जितना चीज खरीद पाते, वही सेम अमाउंट ऑफ चीज अब आपको 106 रुपीज देके खरीदना होगा। मतलब आपको 2 रुपीज का नुकसान हो गया। दूसरी तरफ आपके उसी 100 रुपीज को बैंक ने दूसरे किसी इंसान को 12% इंटरेस्ट रेट से लोन पे दे दिया। मतलब एक साल बाद उस इंसान को 112 रुपीज बैंक को लौटाना पड़ा। अब उस 112 रुपीज में से बैंक ने आपको 104 रुपीज लौटा दिया। मतलब आप ही के 100 रुपीज को काम में लगा के बैंक ने तो 8 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया, लेकिन वही आपका 2 रुपीज का लॉस हो गया। मतलब बैंक दिन ब दिन अमीर बनने लगा और आप गरीब। अब आते हैं शेयर मार्केट की बात पे। शेयर मार्केट आखिर है क्या? ये काम कैसे करता है? तो मान लीजिए आप किसी कंपनी के मालिक हो। अब आप चाहते हो पब्लिक से पैसा लेके अपने बिजनेस में लगाना। इसी का एक तरकीब है शेयर मार्केट में अपनी कंपनी को लिस्ट कर लेना। अब मान लीजिए अभी आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू है 100 रुपीज, तो आपने अपनी पूरी कंपनी को 100 यूनिट में डिवाइड कर लिए। मतलब हर एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपी। ऐसे 100 यूनिट में डिवाइड करके 1 रुपी पर यूनिट के हिसाब से आपने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर लिया। अब अगर कोई शेयर मार्केट में आके 10 रुपीज देके आपकी कंपनी की 10 यूनिट्स खरीद लेते हैं, तो वो इंसान आपकी कंपनी के 10% शेयर के मालिक बन जाएंगे। मतलब फ्यूचर में अगर आपकी कंपनी की टोटल वैल्यू 100 रुपीज से बढ़ के 1000 रुपीज बन जाता है, तो वो तब उस 1000 रुपीज के 10% मतलब 100 रुपीज के मालिक बन जाएंगे। मतलब 10 रुपीज देके उन्हें 100 रुपीज रिटर्न में मिलेगा। मतलब उन्हें 90 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर सपोज आपकी कंपनी लॉस में आने लगी और उसकी टोटल वैल्यू 100 रुपीज से गिर के 10 रुपीज तक आ गई, तो तब उन्हें उस 10 रुपीज का 10% मतलब 1 रुपी रिटर्न मिलेगा। मतलब उन्हें 9 रुपीज का लॉस हो जाएगा। तो अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, तो हमेशा उन्हीं कंपनीज में करना चाहोगे जिनका फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से काफी ज्यादा होने वाला है, क्योंकि तभी तो आपका प्रॉफिट होगा, नहीं तो लॉस हो जाएगा। तो शेयर मार्केट में हजारों कंपनीज में से सही कंपनी चूज करना, ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। अब इस रिस्क को कैसे कम किया जाए? इस रिस्क को कम करने का एक तरीका है म्यूचुअल फंड। फ्यूचर में किस कंपनी की वैल्यू बढ़ने वाली है या किस कंपनी की वैल्यू गिरने वाली है, ये हम जैसे नॉर्मल इंसान से अच्छा कोई एक इकोनॉमिस्ट या फिर कोई एक शेयर मार्केट के एक्सपर्ट ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अब मान लीजिए हम जैसे 1000 लोगों ने मिलकर पैसे देके एक फंड चालू किया, इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। और ऐसे हर म्यूचुअल फंड की एक मैनेजर होते हैं जो कि शेयर मार्केट के एक एक्सपर्ट होते हैं।
इन फंड मैनेजर्स का काम है उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक हम सभी के पैसे को ऐसे डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिन कंपनीज की फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से काफी ज्यादा होने वाली है। मतलब हमारे लिए कंपनी चूज करने का काम फंड मैनेजर ने कर दिया और उसके बदले टोटल फंड का जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से एक छोटा सा परसेंटेज, शायद 1 या 2% उन्हें सैलरी के हिसाब से मिलेगा। मतलब आपने बस पैसा दिया और बाकी का काम जैसे कि खबर रखना, फिर उस हिसाब से सही टाइम पे सही कंपनीज में इन्वेस्ट करना, ये सब आपके लिए फंड मैनेजर ने कर दिया। क्योंकि वो एक शेयर मार्केट के एक्सपर्ट है, इसलिए आप उन पे भरोसा कर ही सकते हो। और वो भी यही चाहेंगे कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, क्योंकि प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से उनका अर्निंग भी बढ़ेगा। तो ये काफी अच्छा तरीका है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि चाहे आपका फंड मैनेजर कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो कोई भी 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते। मतलब आपका फंड मैनेजर का प्रेडिक्शन भी गलत हो सकता है। तो ये भी एक काफी बड़ा रिस्क है। तो अब इस रिस्क को कैसे कम किया जाए? इस रिस्क को कम करने का तरीका है इंडेक्स फंड। हमारे इंडियन शेयर मार्केट की 2 इंडेक्स है, निफ्टी एंड सेंसेक्स। इसमें से निफ्टी इंडेक्स इंडिया के टॉप 50 कंपनीज एंड सेंसेक्स इंडेक्स इंडिया के टॉप 30 कंपनीज को इंडिकेट करता है। जिस वजह से अगर आप किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका वो पूरा पैसा उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया के ओनली टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, ये इंडेक्स कभी फिक्स्ड नहीं रहते हैं। अगर कोई कंपनी लगातार लॉस में जाने लगती है तो वो इंडेक्स के टॉप 50 कंपनीज के लिस्ट में से बाहर हो जाती है और उसकी जगह जो कंपनी प्रॉफिट में चल रही है वो वहां अपनी जगह बना लेती है। और इसी तरह उस लॉस में जाने वाली कंपनी से आपका पूरा पैसा निकाल के इंडेक्स के अकॉर्डिंग इस नई प्रॉफिट में चलने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में नहीं बल्कि इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करोगे। जिस रेट से इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी यानी कि इंडियन इकोनॉमी बढ़ेगी, करीब उसी सेम रेट में आपको अपना रिटर्न भी मिलेगा। 1979 में जब सेंसेक्स चालू हुआ था तब अगर कोई बस 100 रुपीज सेंसेक्स के किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते तो उसी 100 रुपीज के बदले में उन्हें आज 39,000 रुपीज मिलता। मतलब 40 इयर्स में उनका पैसा 390 टाइम्स बढ़ जाता। इसे ही अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए तो शुरू से लेके आज तक सेंसेक्स का एवरेज रिटर्न रहा है 17% CAGR। और क्योंकि ये रेट काफी हद तक हमारे इंडियन इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए लॉन्ग रन में इस रेट का बहुत ज्यादा इधर उधर होना पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर मैं मान लूं कि अगले 40 इयर्स में ये रेट 2% घट के 15% होने वाला है, तब भी आज अगर आपकी एज 20 है और आज से ही अगर आप हर महीने इंडेक्स फंड में सिर्फ 500 रुपीज पर मंथ करके इन्वेस्ट करने लग जाते हो तो आज से 40 साल बाद 15% CAGR के रेट से आपको टोटल 1.5 करोड़ रुपीज रिटर्न मिलेगा। इसके लिए ना तो जरूरत है शेयर मार्केट के बारे में जानने की, ना तो जरूरत है कोई रिसर्च करने की, और ना ही जरूरत है बढ़िया म्यूचुअल फंड कौन सा है वो ढूंढ निकालने की। ऊपर से रिस्क भी ऑलमोस्ट जीरो है क्योंकि ये देश की GDP के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कुछ भी हो जाए, देश की GDP कभी भी जीरो होना पॉसिबल नहीं है या अचानक बहुत ज्यादा घटने या बढ़ने का भी कोई चांस नहीं है। बस आप अगर अपना मंथली एक्सपेंस थोड़ा कम करके हर महीने सिर्फ 500 रुपीज किसी इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना ही काफी है। और ये तरीका मैंने आविष्कार नहीं किया है। बेंजामिन ग्राहम ने अपना बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक नो नथिंग इन्वेस्टर, मतलब जिन्हें शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उनके लिए इसी तरकीब को उन्होंने बेस्ट मेथड रिकमेंड किया है। अगर आप इस बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को खरीद सकते हो। अब आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट,